हेलो दोस्तों। जीके बाई पवन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। और दोस्तों आज अपनी नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपनी सिंधु नदी, चिनाब नदी, वो नदियाँ रहेंगी। तो मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि जितने डिटेल से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, मैंने इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड की है जो अपने प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। मैंने वो सारी चीज़ें ऐड की है। आपको इस चैनल पे जो चीज़ें मिल रही है, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, वो और किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों, इतने डिटेल के साथ। और जो क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जा रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और इस चैनल पे मैं कंप्लीट ज्योग्राफी करवाने वाला हूँ। नदियों के बाद में भारत के पड़ोसी देश का टॉपिक रहेगा, इसके बाद में सौरमंडल रहेगा, अपना वायुमंडल रहेगा। तो कंप्लीट चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। और कल की क्लास में विश्व की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की अपनी नदी है सिंधु नदी। पढ़ते हैं इसकी क्या विशेषता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत में बोखरचू हिमनद से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि नदी निकलती कहाँ से है। तो ये नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है। किस ग्लेशियर से? तो बोखरचू हिमनद इस ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर सिंधु नदी का नाम शेर बखानी देखने को मिलता है। तो आपसे पूछ सकते हैं सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? शेर बखानी इस नदी को कहा जाता है। यह नदी 3 देशों में बहती है, चीन, उसके बाद में भारत, उसके बाद में पाकिस्तान में चली जाती है। यह नदी जम्मू कश्मीर के लेह जिले से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। जम्मू कश्मीर के लेह जिले में बहेगी, उसके बाद में पाकिस्तान में जाएगी और अरब सागर में गिर जाएगी। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछ सकते हैं आपसे देश की एकमात्र नदी कौन सी है जिसके अंदर सोने के कण पाए जाते हैं? तो ये है सिंधु नदी। इस नदी को ऋग्वेद में इंडस नदी के नाम से जाना जाता था। पूछ सकते हैं सिंधु नदी को ऋग्वेदी काल में क्या कहा जाता था? इंडस नदी इसी को कहा जाता था। और ऋग्वेद में इस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में इस नदी का सबसे ज़्यादा बार हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने वो ये रहे। ये एक छोटा सा चित्र है सिंधु नदी का। जब ये तिब्बत से बहकर आती है तो इस प्रकार से ये नदी बहती है और इस प्रकार से बहते हुए ये चीन, भारत और पाकिस्तान में चली जाती है। टोटल ये नदी 2880 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतनी दूरी तय करने के बाद ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। और सिंधु जो सभ्यता थी वो इसी नदी के किनारे पर बसी हुई थी। तो इसका एक बहुत ही सुंदर चित्र आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट नदी है अपनी झेलम नदी। इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से होता है। किस झील से निकलती है ये? तो शेषनाग झील से निकलती है। उद्गम होता है कहाँ से? तो जम्मू कश्मीर से होता है। वुल्लर झील इसी नदी के कारण बनती है। देखिए दोस्तों ये नदी इस प्रकार से चलती है सांप की तरह। जब ये सांप की तरह चलती है तो ये हिस्सा जो है ये एक बार पानी का आपस में मिल गया। अब ये पानी नीचे नहीं जाता और ये यहाँ पर एक झील बन गई। इसी झील का नाम है वुल्लर झील। और एक मैं बात आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, इसी वुल्लर झील के ऊपर यहीं पर एक परियोजना चल रही है जिस परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना। आपसे पूछ सकते हैं तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी के ऊपर है? तो ये झेलम नदी के ऊपर। पूछ लेंगे तुलबुल परियोजना किस झील के ऊपर है? तो ये आपको पता होना चाहिए वुल्लर झील के ऊपर। नदी झेलम और झील की बात आई तो वुल्लर झील यहीं पर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है तुलबुल परियोजना किस नदी के ऊपर है या किस झील के ऊपर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यह सिंधु की सहायक नदी है। कभी भी क्वेश्चन है झेलम नदी किस नदी की सहायक है? तो यह सिंधु नदी की सहायक है। श्रीनगर शहर इसी नदी के किनारे पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रीनगर शहर किसने बसाया था? तो अशोक नाम के राजा ने, राजा अशोक, जिसे अशोक महान कहा जाता है, इसी अशोक राजा ने श्रीनगर शहर बसाया था। और यह झेलम नदी के किनारे पर है। झेलम नदी को ऋग्वेद में वितस्ता नदी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्ट्री के अंदर बार बार पूछा जाता है वितस्ता का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, या वितस्ता नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? झेलम नदी इसी नदी का नाम है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप एक बहुत ही सुंदर चित्र देख सकते हो श्रीनगर शहर का। जो श्रीनगर शहर है वो बहुत ही सुंदर है। और बात करें पहाड़ों के बीच में और ये झेलम नदी के किनारे पर है तो इसकी एक खूबसूरत तस्वीर आपके सामने है। सामने बसा हुआ ये श्रीनगर शहर
और ये नदी झेलम नदी और घाटियों, पहाड़ियों और वादियों का सीन जो आपके मन को मोहने वाला है। तो आप इसे देख सकते हो। कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कितने स्टूडेंट हैं वो अपना नाम लिखेंगे जिन्होंने श्रीनगर शहर को देखा है, यहाँ पे जाके यहाँ की घाटियों, यहाँ की वादियों के अंदर गए हैं और यहाँ की प्रसिद्ध डल झील के अंदर गए हैं। तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अपना नेक्स्ट नदी है चिनाब नदी। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ा लाचा दर्रा से होता है। दरे की बात आ जाए तो बड़ा लाचा दर्रा, और पर्वत की बात आए तो इस प्रकार से एक पर्वत भी है। इस पर्वत का नाम है धौलाधर पर्वत। धौलाधर पर्वत से चिनाब नदी निकलती है। एक नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से आती है। दो नदियां जब आपस में मिल जाती है तब एक नई नदी बनती है, उसी का नाम है चिनाब नदी। तो यह दो नदियां कौन सी है? एक है चंद्रा नदी जो इधर से आ रही है, ये है चंद्रा नदी, और ये जो इधर से आ रही है ये है भागा नदी। तो यह दो नदियों से मिलकर बनी है। दरे की बात आए तो बड़ा लाचा दरा, और पर्वत की बात आए तो धौलाधर पर्वत, इससे मिलकर बनती है ये नदी। और पाकिस्तान में जाकर यह सिंधु नदी की सहायक हो जाती है। मतलब झेलम नदी किस नदी की सहायक है? तो सिंधु नदी की सहायक है। पाकिस्तान में जाकर यह सिंधु नदी में मिल जाती है। ऋग्वेद में इस नदी का नाम अस्कनी था। ये एनडीए ने बार बार पूछा है, एनडीए के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। इस नदी का प्राचीन नाम पूछा जाता है, तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट नदी है, नदी का नाम है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। सबसे बड़ा पॉइंट, कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और किस दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रा, जहाँ पे लोग बार बार घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ की जो बर्फ़ है उसका जो नज़ारा है वो बहुत ही मन को मोहने वाला नज़ारा है। तो वहीं रोहतांग दर्रे से बर्फ का पानी लेकर ये नदी आगे बढ़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा शहर इसी नदी के किनारे पर है। सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री का जब टॉपिक आप पढ़ते हो तो आप जानोगे कि जो हड़प्पा शहर है, जो सबसे बड़ा शहर था, वो इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह सिंधु की सहायक नदी है। कभी भी क्यों सुना है किस नदी की सहायक है? तो ये सिंधु नदी की सहायक है। इस नदी को ऋग्वेद में पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। कभी भी क्यों सुना है? रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो ऋग्वेदिक नाम है इसका पुरुषणी नदी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हो रावी नदी का, कि किस प्रकार से रावी नदी पहाड़ियों के अंदर, घाटियों के अंदर बहते हुए आगे की ओर जा रही है। तो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जब आप रोहतांग से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ोगे, जब ग्रीष्म काल में जाओगे तब आपको यहाँ पे हरी भरी पहाड़ियाँ दिखाई देगी। शीतकाल में जाओगे तब यहाँ पे आपको बर्फ़ का नज़ारा दिखाई देगा। तो देख सकते हो कितना सुंदर, कितना मनमोहक, अपने मन को मोहने वाला नज़ारा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्यास नदी। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड झील से होता है। आपको एक बात का पता चल गया, यहाँ पे तीन नदियाँ कौन सी? एक मैं बात करूँ तो चिनाब नदी, दूसरी रावी नदी, तीसरी व्यास नदी। और ये सारी की सारी नदियाँ जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन सी? आप देख सकते हो, चिनाब नदी, रावी नदी और व्यास नदी। तीनों की तीनों कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में किस झील से निकलती है? तो व्यास कुंड झील से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी भारत में 460 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके बाद में सतलज नदी में मिल जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्यास नदी किस नदी में मिलती है? सतलज नदी में मिलती है। इस नदी पर पोंग बांध बना हुआ है। कभी भी आपके एग्जाम में पूछ ले, पोंग बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? व्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। आपको एक पॉइंट का और पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो व्यास नदी है ये एकमात्र नदी है जो भारत से निकलकर भारत में ही खत्म हो जाती है, लेकिन इसका जो पानी है वो पाकिस्तान के अंदर जाता है, सिंधु नदी को मिलता है। तो ये पॉइंट कभी भी आपसे पूछा जाता है, कौन सी भारतीय नदी भारत से निकलकर भारत में खत्म हो जाती है लेकिन उसका पानी वो पाकिस्तान में जाता है? तो व्यास नदी का पानी। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऋग्वेद में विपाशा नदी इसी को कहा जाता था। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा नदी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट अपनी नदी का नाम है सतलुज नदी। इस नदी का उद्गम तिब्बत में राक्षसताल झील या मानसरोवर झील, एक ही बात है, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। कभी भी क्वेश्चन है सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। किस झील से? राक्षसताल झील से निकलती है। यह भारत में जब प्रवेश करती है तो पहाड़ों का एक रास्ता बनता है, उस रास्ते का नाम है शिवकिल्ला, और पहाड़ों पे जो रास्ते बने होते हैं उसे बोलते हैं दर्रा। तो ये नदी जो है शिवकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिवकिल्ला दर्रे से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। भाखड़ा
बांध इसी नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, यह 226 मीटर ऊंचा है। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध कितना बड़ा है, 226 मीटर ऊंचा है। किस राज्य में है, पंजाब राज्य के अंदर है। किस गांव के अंदर है, नांगल गांव के अंदर है। इसी कारण से भाखड़ा नांगल बांध कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है, तो भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। कंक्रीट का मतलब होता है कि इस बांध में बनाते समय इतना कंक्रीट लग गया था जिससे दुनिया की सभी सड़कें 2 बार बनाई जा सकती है, इतना कंक्रीट लगा था। इसी कारण से दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कहा जाता है। यह नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। किस नदी में जाकर मिलती है, सीधे की सीधी सिंधु नदी में जाकर मिलती है। ऋग्वेद में इस नदी को शतुद्री के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में इस नदी का नाम शतुद्री होता था। यह नदी भारत में बहते हुए सीधी सिंधु नदी में जाकर मिलती है। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर सतलज नदी ये है और इधर से इसमें व्यास नदी आकर मिलती है। जब ये यहाँ पर मिल जाती है तब यहाँ पर एक बांध बनता है जिस बांध का नाम है हरिके बांध, और इसी हरिके बांध से एशिया की सबसे लंबी मैं बात करूँ तो इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है। 2021 के अंदर 27 मार्च को जो आर्मी का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन पूछा गया एशिया की सबसे लंबी कृषक नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर एशिया की सबसे लंबी कृषक नहर है जो 649 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से निकलती है, हरिके बांध से निकलती है। किन राज्यों की सिंचाई करती है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर हरियाणा के सिरसा जिले को टच करती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब हम इसका एक बहुत ही अच्छा चित्र देख सकते हैं जो यहाँ पे भाखड़ा डैम का एक छोटा सा चित्र लिया गया है। किस प्रकार से इस डैम को विकसित किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी है और जिसकी ऊंचाई धरातल से 226 मीटर ऊंची है। तो आप इस बांध की एक बहुत ही मनमोहक तस्वीर आप देख सकते हो। ये इधर कंप्लीट सतलज नदी का पानी है जो इस बांध से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो नेक्स्ट देखते हैं वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरेंगी, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसके अलावा दोस्तों जब ये वीडियो मैं ख़त्म कर दूंगा, जब अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां कंप्लीट कर दूंगा, तब मैं आपको इन नदियों की एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो ट्रिक से ये नदियां आपको याद हो जाएगी। तो चलिए हम पहली नदी पढ़ते हैं। पहली नदी है नर्मदा नदी। क्या विशेषता इसकी इस नदी का उद्गम मेकाल पर्वत से होता है। कभी भी क्यों सुना है किस पर्वत से निकलती है, मेकाल पर्वत से। और चोटी की बात आए तो अमरकंटक चोटी से इस नदी का उद्गम होता है। आपसे पूछेंगे नर्मदा नदी किस चोटी से निकलती है, अमरकंटक चोटी से। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक चोटी से। किस पर्वत से, मेकाल पर्वत से। नेक्स्ट पॉइंट है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो मध्य भारत से निकलकर अरब सागर में गिरती है वो ये सबसे लंबी नदी है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मध्य भारत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, या प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही है। 1312 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है और ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन सी नदी गुजरात की लाइफलाइन कहलाती है, नर्मदा नदी। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कभी भी क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी बनाती है, तो यह नर्मदा नदी। जबलपुर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का शहर है जबलपुर, कारखानों के लिए जाना जाता है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर है और यहाँ पर एक धुआंधार झरना बनता है। झरने का नाम क्या है, धुआंधार। पूछ सकते हैं धुआंधार झरना किस नदी से बनता है, तो ये नर्मदा नदी से बनता है। तो आप देख सकते हो नर्मदा नदी की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर। इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिस डैम का नाम है सरदार सरोवर बांध। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर है, तो यहाँ पे सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर है। इस बांध से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन राज्यों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। गुजरात जो कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसी बांध की वजह से बहुत ज़्यादा पानी मिलता है और वहाँ पे बहुत ही अच्छी कपास होती है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये एक सरदार सरोवर बांध का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को संयुक्त परियोजना है। खाड़ी में गिरने से पहले यह नदी एस्टुरी का निर्माण करती है। पिछली क्लास में मैंने बताया था जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वो नदियाँ डेल्टा बनाती है। और जो नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, वो नदियाँ जो है वो
ऐश्वरी या जवाहरनंद मुर का निर्माण करती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अपने देश का बात करें फ्लोटिंग पुल, या मैं बोल सकता हूँ लटकता पुल या झूलता हुआ पुल, अपने देश में एक ही है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, अहमदाबाद के पास में बना हुआ है, जहाँ पे अपनी पंजाबी सिंगर कौर भी अपने गाने निकालती है, तो वो बांध भी यहीं पर बना हुआ है। तो आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो ये है अपनी नर्मदा नदी, जो मध्य भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट नदी है ताप्ती नदी। यह मध्य प्रदेश के समीप बैतूल जिले से निकलती है। उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश राज्य से बैतूल जिले से ये नदी निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों को दो भागों में बांटती है। जैसे ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है, इन दोनों नदियों के बीच में पहाड़ियाँ जो है, इन पहाड़ियों का नाम है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, जिनका महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में भी इन पहाड़ियों का वर्णन मिलता है। क्या पूछेंगे आपसे पूछेंगे कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच में निकली हुई या दो भागों में बांटती है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और कहाँ पे मिलता है इनका वर्णन? तो इनका वर्णन मिलता है महाभारत के अंदर। सूरत शहर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बार बार एग्जाम में आता है, सूरत शहर किस नदी के किनारे पर है? ताप्ती नदी के किनारे पर। आप इसका बहुत ही सुंदर चित्र देख सकते हो। तो ये है अपना सूरत शहर, और इसके यहाँ से ये नदी बह रही है अपनी, ये देखिए, ये जो नदी बह रही है, ये नदी है अपनी ताप्ती नदी। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एक चित्र है आपके सामने सूरत शहर का। तो आप इस चित्र को देख सकते हो। कभी भी क्वेश्चन आए सूरत किस नदी के किनारे पर है, तो यह ताप्ती नदी के किनारे पर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट नदी है अपनी साबरमती नदी। इस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से होता है। कभी भी क्वेश्चन है कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? अरावली पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी बहने के बाद अरब सागर में जाके गिरती है। मतलब जो आगे की नदी आएंगी सारी अरब सागर में गिरेंगी। अहमदाबाद शहर, जिसे भारत का मैनचेस्टर, इसी शहर को कहा जाता है कि उसने कहा भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद शहर को। किस नदी के किनारे पर है? साबरमती नदी के किनारे पर। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैनचेस्टर शहर कहाँ पर है, किस देश के अंदर पड़ता है ये मैनचेस्टर शहर? तो ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे। मैनचेस्टर शहर कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, इतना मैं बता देता हूँ आपको। जब कपड़े की क्रांति हुई थी तो वो मैनचेस्टर से ही शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे माही नदी के बारे में। माही नदी, तो देखिए कितना सुंदर चित्र आपके सामने है माही नदी का। माही नदी के बारे में पढ़ते हैं। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मेहंद झील से होता है। कभी भी क्यों सुनाए, किस झील से निकलती है? मेहंद झील से। किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। यह नदी बहने के बाद अरब सागर के समीप खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अरब सागर में गिरती है, ये खंबात की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार कट करती है। यह नदी राजस्थान में प्रवेश करते समय व वापिस आते समय कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो देखिए दोस्तों, अपने देश की एक ही नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। अब आपको ये पता नहीं है कर्क रेखा कहाँ पर है, तो चलिए कोई बात ना, हम इन चीज़ों को बड़ी ध्यान से समझेंगे। तो चलिए ये देखिए, कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से इस प्रकार से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर एक रेखा गुजरती है। इसी रेखा का नाम है कर्क रेखा। तो कभी भी क्वेश्चन है भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अब किस किस राज्य से गुजरती है? तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। गुजरा में 36 मित्रों से बच गया। मतलब अपने जो 36 मित्र थे वो माल्टा मस्ती सबसे सस्ती पीने वाले थे। एक दोस्त को उन्होंने बहुत तगड़ा टैट कर दिया। तो ये ट्रिक देखिए, किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? गुज से है गुजरात। तो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? गुजरात राज्य से गुजरती है। रा से राजस्थान से गुजरती है। मैं से मध्य प्रदेश से गुजरती है। 36 से छत्तीसगढ़ से गुजरती है। मी से मिजोरम से गुजरती है। त्रो से त्रिपुरा से गुजरती है। से यहाँ पे कुछ नहीं है। पै से है पश्चिम बंगाल से गुजरती है। जय से है झारखंड से गुजरती है। गया कुछ नहीं है। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम आगे की बात करते हैं, ये कर्क रेखा को नदी काटती कैसे है? तो देखिए, इस प्रकार से अपनी हो गई कर्क रेखा। इधर है मध्य प्रदेश, तो यहाँ से मेहंद झील से ये नदी निकली, इस प्रकार से राजस्थान में जाती है, फिर नीचे आती है, फिर अरब सागर में गिरती है। अब देखिए, माही नदी ने इस कर्क रेखा को 2 बार काटा। एक बार तो जब ये ऊपर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है तब काटती है, दूसरी बार नीचे आती है तब काटती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में। नेक्स्ट नदी है लूनी नदी।
इस नदी का उद्गम राजस्थान के हद्दे अजमेर शहर में अरावली की पहाड़ियों से होता है। कभी भी क्यों सुना है भाई लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो राजस्थान के अजमेर से, जिसे हार्ट ऑफ राजस्थान कहा जाता है, वहाँ से ये नदी निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यह एकमात्र भारतीय नदी है जो अरब सागर में गिरने से पहले ही गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, अपने देश की जितनी भी नदियां हैं या तो वो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं या बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, मतलब कहीं ना कहीं उनका एंडिंग पॉइंट है। बट अपनी लूणी नदी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो ना ही तो अरब सागर में गिरती ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती, बीच में जो कच्छ का रण आता है वहीं पर यह नदी लुप्त हो जाती है। तो कभी भी क्यों सुनाए कि कौन सी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो ये अपनी है लूणी नदी। इसका एक चित्र मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे आप देख सकते हो, ये रन ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ का रण। तो ये नदी इधर से आती है और ये नदी यहाँ पर आकर जब बहुत ज़्यादा पीछे बारिश हो जाती है तब ये नदी यहाँ पर पहुँच पाती है, वरना ये नदी इससे पहले पहले ही ख़त्म हो जाती है। ये है अरेबियन सी और ये है अपनी खंबात की खाड़ी। तो ये नहीं तो अरब सागर में गिर पाती है और नहीं खंबात की खाड़ी में गिर पाती है, ये नदी इससे पहले ही लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये जो सारी नदियाँ थी, ये नदियाँ ऐसी नदियाँ थी जो अपने अपने बात करूं तो मैं गुजरात के अंदर अरब सागर में गिरी है, तो सारी की सारी वो नदियां थी। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम इतनी ही चीज़ें पढ़ पाएंगे। तो